नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आप कहेंगे ये कौन सी जगह है जहां से न्यूज पॉइंट कर रहा हूं। ये जगह हमारा ही है, हमारा दफ्तर है और आज एक सेलिब्रेशन है और ये सेलिब्रेशन 20 लाख आप जैसे दर्शकों के जोड़ने का है। यानी कि 20 लाख सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, एक खुशी का दिन है और इसके लिए हम तो यहां खुश हैं और साथ में शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम सब आपके साथ, आप सबको, आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों जिनके भरोसे और जिनके साथ से आज हम लोग 20 मिलियन का, माफ करें 2 मिलियन का यानी 20 लाख का आंकड़ा हम लोगों ने छुआ है, पार किया है। ये जल्दी से जल्दी 2 करोड़ की तरफ बढ़े, 20 करोड़ की तरफ बढ़े, यही चाहत है। और साथ साथ हमारे साथ आप तमाम दोस्त साथी जो हैं, आप सबके साथ में आज 7 बजे शाम, जैसे हम हर शाम सोमवार से शनिवार तक न्यूज पॉइंट लेकर आते हैं, तो आज इस न्यूज पॉइंट में कुछ खास सेलिब्रेशन आपके साथ साथ है। एक छोटा सा केक है, जरा केक की तरफ कैमरा लाइए और ये केक हम आप सबके साथ काटेंगे और साथ में हमारे जो सहयोगी हैं और खासकर कुछ हमारी जो महिला सहयोगी हैं और आप एंकर के रूप में और कैमरे के पीछे कुछ लोगों को जो कैमरे के सामने नहीं आते हैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन आज कराएंगे। और साथ में कुछ हमारे साथी जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और एक्सपर्ट कमेंटेटर के रूप में एक्सपर्ट कमेंट्री करते हैं, विश्लेषण करते हैं, विश्लेषक जो हमारे साथ होते हैं। कुछ लोग आज हमारे साथ में हैं स्टूडियो में, उन लोगों को हमने बुलाया हुआ है और उसमें से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आप जानते हैं जयशंकर गुप्ता जी हैं और इधर हमारे दाहिने साइड में आप देखिए परिचित होंगे पुष्परंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं और जब भी आंकड़ों की बात होती है, डाटा की बात होती है तो इनके पास मैं आता हूं और आप लोगों के बीच इनके आंकड़ों को रखता हूं। और साथ में थोड़ा अमलेंदु जी आगे आइए, फिर मैं अपने महिला साथियों से आप लोगों का परिचय कराऊंगा। अमलेंदु उपाध्याय जी ऑनलाइन एडिटर, लगातार चर्चा में रहते हैं। और एक साथी हमारे अजय जी, जरा इधर आइए अजय जी, इस साइड। अजय सिंह जी, कई सारे इनके परिचय देता हूं, कई अलग अलग ढंग से इंजीनियर हैं और टूरिज्म का व्यवसाय भी है और साथ में पत्रकारिता भी है। तो अजय जी का भी स्वागत है। और साथ में अब आइए अपने उन सहयोगियों से परिचय करवाऊं जो कैमरे के आगे भी रहते हैं और कैमरे के पीछे भी रहते हैं। 2 हमारे साथी यहाँ हैं जिनको आप लोग देखते होंगे। अनु है, अनु सिंह, ये कैमरे के आगे और इनके कार्यक्रम को देखते होंगे आप। और साथ में अंशिता हैं जो कैमरे के आगे। और 2 सहयोगी हमारी महिला सहयोगी और हैं। बिंदु किधर हैं? ये बिंदु आ जाओ, खड़ी हो जा। ये बिंदु हैं और बिंदु पर्दे के पीछे रहती हैं, लेकिन जो प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचता है वो आप लोगों तक बिंदु के द्वारा, बिंदु जो कैमरे पर काम करती हैं उसके द्वारा पहुंचता है। तो बिंदु से आपका परिचय करवा रहा हूं। और अंकिता हैं जो रिसर्च भी करती हैं और कैसे प्रोग्राम्स को और अच्छा बनाया जाए ये काम भी करती हैं और कैसे एक खूबसूरत अंदाज में आप लोगों तक प्रोग्राम पहुंचे, ये पूरा इनका काम है। कैमरे के पीछे भी, फिर पर्दे के पीछे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं अभी, जिनसे बाद में परिचय आपका करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले चूंकि केक भी इंतजार कर रहा है और यहां आप देख रहे होंगे कि मोमबत्ती भी अब आधी जल चुकी है, तो सबसे पहले केक को हम लोग काट लें और उसके बाद फिर आगे चर्चा बढ़ाएं। और साथ में इस केक काटने के बाद में और आप लोगों को बताओ कि फिर सीधा हम अपने कार्यक्रम की तरफ भी चलेंगे, जो कार्यक्रम रोज करते हैं। और आज का कार्यक्रम जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा भी होगा कि क्या नफरत की जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी ने जो इत्र वहां पर लॉन्च किया है, यानी जो परफ्यूम या कहें सुगंध जो छेड़ने की, बिखेरने की कोशिश की है, क्या वो उस नफरत को दूर कर पाएगी वो गंध, यही समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ये कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, मायावती जी, बहन मायावती जी जो हैं उन्होंने आज बहुत कुछ बोला है, वो भी सुनेंगे, समझेंगे। और साथ में योगी आदित्यनाथ को तो सुनना जरूरी है ही, क्योंकि वो कैराना मुजफ्फरनगर से बाहर निकल करके अमलेंदु उपाध्याय जी के घर बदायूं तक पहुंच चुके हैं। तो बदायूं में क्या कुछ हो रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने चारों महिला सहयोगियों को सामने, आप लोग आइए। केक पहले, मोमबत्ती। बिंदु सबसे छोटी है, आपको बता दूं, यहां हमारे रूप में उम्र के हिसाब से भी छोटी है, इसलिए बिंदु ये काम आप करें तो ज्यादा ठीक है। तो दोस्तों
एक फॉर्मेलिटी है, इस फॉर्मेलिटी को हम पूरा कर रहे हैं और ये खुशी का दिन है। जैसा बता रहा हूं कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर अपने आप में एक माइलस्टोन है और ये आप लोगों के द्वारा हम लोगों ने इस माइलस्टोन को पार किया है। और केक जो काटने का एक रिवाज होता है, वो रिवाज हमने अभी पूरा किया। हमारे बहुत सारे साथी अपने अपने अलग अलग डेस्क पे अपने अपने उस पे काम भी कर रहे हैं। अविनाश उधर बैठे हुए हैं, अविनाश बहुत महत्वपूर्ण है उधर। बिंदु मैं अभी आप लोग कीजिए। तो अविनाश से भी परिचय करवाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये अविनाश है, थोड़ा कैमरे को की अविनाश जो कंटेंट होता है, कंटेंट अच्छे ढंग से पूरा छन करके आप लोगों तक पहुंचे, मतलब स्क्रिप्टिंग अच्छी हो, इसकी जिम्मेदारी अविनाश की है। और ये पूरी टीम को फिर लीड करते हैं कंटेंट के वाइज में। जो आपके पास छोटे छोटे पैकेज जो हम पहुंचाते हैं लाइव के अलावा, वो तमाम जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन जो हमारे एंकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन सब का काम भी वही है। कंटेंट की तरफ सब लोग ध्यान देते हैं ताकि कंटेंट मजबूत हो। तो इस कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ाइए, केक खाने और बांटने खिलाने का सब वो कीजिए। तब तक हम हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, इन लोगों के बीच भी हम जो आज प्रोग्राम करना है उसको भी लेके जाना चाहेंगे। इसको हटा लीजिए यहाँ से। और हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे गेस्ट के हमारे साथ तमाम साथी हैं, अजय जी, पुष्परंजन जी, जयशंकर जी और अमलेंदु जी, अब आप लोग थोड़ा हमारे पास आए और कार्यक्रम को शुरू करें। आज बिल्कुल इनफॉर्मल वे में इस प्रोग्राम को करने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत सारे साथी कमेंट भी लिख रहे हैं। जावेद इकबाल लिख रहे हैं गुड इवनिंग और कांग्रेचुलेशंस टीम डीबी लाइव लिख रहे हैं। राजीव जी फॉर 20 लाख सब्सक्राइबर। फिर आप शैलेश यादव भी शैलेश यादव बहुत बहुत बधाई लिख रहे हैं। असलम चिश्ती बहुत बहुत मुबारक लिख रहे हैं। कामिल शेख भी हैं। तो साथियों आप लोग जुड़े हुए हैं और लगातार आप कमेंट लिख रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन ये दिन भी, ये क्षण भी, ये पल भी आप लोगों के साथ गुजारना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहूंगा कि आप सब बने रहिए, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं ऐसे ही। और सबसे पहले जो इत्र और गंध की बात मैं कर रहा था, और खासकर जिस बारे में अभी चर्चा की शुरुआत में भी हम बात कर रहे थे, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख दल हैं। पहले तो 3 ही कहा करते थे, लेकिन इस बार लखीमपुर खीरी की घटना के बाद से चौथा प्रमुख दल जो है वो कांग्रेस, वो उभर करके सामने इस ढंग से वो पार्टी आई कि आज केंद्र में कांग्रेस है। हालांकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, प्रियंका गांधी भी अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया के जरिए दिखाई दे रही हैं प्रियंका गांधी, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आज पहली बार बहुत दिनों बाद दिखाई दी हैं ममता मायावती जी। और उधर योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में जुड़ गए हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उनके पास सरकारी तंत्र है, पैसे की बहार है। और इसमें जो भी अभी योजनाओं का और शिलान्यास होगा या उद्घाटन करेंगे, तो ये तमाम चीजें आज की तारीख में सरकारी खर्च से, यानी सरकारी खजाने से ये पैसे निकाले जाएंगे। ये सब आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसी बीच आज एक इत्र का जो उद्घाटन हुआ है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कौन सी इत्र है, कहां से है, क्या है। तो दुर्गंध पे सुगंध, नफरत पे गंध, ये फैलाने की कोशिश कहां से हो रही है, यही जानने समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको इस इत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी, छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। आइए पहले इस पैकेज को देखते हैं। 2 वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, 4 महीने का समय, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के 22 प्राकृतिक इत्र से समाजवादी इत्र को इजाद किया गया है, जो बीजेपी के द्वारा फैलाई गई नफरत को खत्म करेगा। जी हाँ, ये दावा है समाजवादी इत्र की मार्केटिंग टीम का। एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन ने कहा कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म होगी। फिलहाल राज्य में चुनावी माहौल के बीच इस परफ्यूम को कन्नौज से एसपी एमएलसी पम्मी जैन ने तैयार किया है और उनका कहना है कि एक और परफ्यूम तैयार किया जा रहा है, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। एसपी एमएलसी का दावा है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो समाजवाद की सुगंध महसूस करेंगे और इस परफ्यूम को लगाने से भाईचारा बढ़ेगा।
असल में ये परफ्यूम कन्नौज में तैयार किया गया है और एसपी अध्यक्ष को कन्नौज से काफी लगाव है। वो कन्नौज से ही पहली बार सांसद चुने गए थे और उन्होंने अपनी संसदीय पारी की तैयारी वहां से ही शुरू की थी। यही नहीं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी वहां से सांसद रह चुकी हैं। अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दिन पैदा हुई खजांची बच्चे का 5वां जन्मदिन सपा पार्टी मुख्यालय में बनाया। अखिलेश ने खजांची को इत्र की एक बोतल भी उपहार के तौर पर दी। अब देखना होगा आगामी चुनावों में ये इत्र कितना भाईचारा फैला पाता है। डीबी लाइव की तो सुना आपने इत्र की कहानी, हम आपको सुना रहे थे और खासकर ये जो पैकेज हम आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे, वो यही कि आखिर ये इत्र की बात आ कहां से रही है। कन्नौज जो है वो इत्र, उत्तर प्रदेश का शहर इत्र के लिए काफी जाना जाता है और यहीं आज समाजवादी इत्र का उद्घाटन हुआ है और ये समाजवादी इत्र कहा यही जा रहा है कि इससे वहां उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो नफरत की दुर्गंध है उसको दूर करने के लिए लॉन्च किया गया है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतनी दुर्गंध है, नफरत की इतनी दुर्गंध है जिसे दूर करने के लिए एक इत्र की जरूरत है? पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या जिस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में हम देखते आए हैं उस राजनीति में इत्र कुछ और नया शबाब घोल पाएगा? ये भी समझना जानना चाहेंगे। सीधे जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस नई लॉन्चिंग पे? राजीव जी, पहली बात तो ये कि आपको बहुत बहुत बधाई और जाहिर सी बात है कि हम एक अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं जिसका प्रतिसाद हमको मिल रहा है और पाठकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का जो समर्थन मिला है, 20 लाख की संख्या कम नहीं होती है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे सारे पाठकों को भी, दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है और जिस ढंग की जो इत्र की लॉन्चिंग हुई है, अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दुर्गंध इतनी ज्यादा फैल गई है कि अब इत्र की शीशियां उसको दूर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बड़ा कहना मुश्किल है। जिस ढंग के जो बयानात आ रहे हैं, चाहे वो किसी के भी तरफ से हों, अब आप देखिए कि एक तरफ तो अयोध्या और राम को लेकर के जय जयकार हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एनडीए है, जो भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए है, उसके घटक दल के नेता संजय निषाद जी हैं, उन्होंने आज एक बयान दे दिया है कि साहब राम जो है दशरथ के पुत्र नहीं थे, श्रृंगी ऋषि से कैसे नियोग हुआ, क्या हुआ, खीर खिला करके, तो वो श्रृंगी ऋषि निषाद थे, तो निषाद राज तो हमारे भाई हैं। अब इस पे योगी आदित्यनाथ को, चूंकि इतिहास पे बहुत जाते हैं, उनको कभी 1990 याद आ जाता है, कभी वो कैराना का इतिहास याद आ जाता है, तो उनको अयोध्या का भी इतिहास होगा। इस पर उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते होंगे कि साहब संजय निषाद जी सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, और आपके साथ वो साझेदार हैं, तो उसको साफ करना चाहिए। अब इस तरह देखिए, जैसे अब मायावती जी का आ गया है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो उनका आ गया कि साहब हमारे पास से जो छोड़कर जाता है वो तनहा जाता है, उसको किसी और दल में शामिल करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब वो भूल जाती है कि भाई जो गया वो कहाँ गया, क्या हुआ ये नहीं, लेकिन उसके बाद से आपकी पार्टी लगातार कमजोर होती गई, आप सिमट करके 5-6 विधायकों की पार्टी बनकर रह गई हैं। लोकसभा में आपका कोई 10 लोग जीते थे, उसमें भी कितने आपके साथ हैं कहना मुश्किल है। तो इस तरह का है, अब चूंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, उस माहौल में ठीक है, इत्र की राजनीति हो, अच्छी अच्छी बातें कही जाएं, अपनी उपलब्धियां गिनाई जाएं, ये सब चीजें होनी चाहिए। आज की तारीख में तो हम लोग यही चाहेंगे कि भाई दुर्गंध हटे, लेकिन अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश की दुर्गंध को जब गंगा नहीं हटा पाई, गंगा हटाते हटाते खुद ही मैली हो गई, 14,000 करोड़ रुपए लोगों ने डकार लिया गंगा को साफ करने के नाम पर। और एक मंत्राणी थी उस समय की, कह रही थी कि साहब गंगा साफ नहीं हुई, स्वच्छ नहीं हुई, तो मैं तो जल समाधि ले लूंगी, तो गंगा मैया उनको भी खोज रही है। लेकिन अब दिक्कत यही है कि इतना घोल दिया गया है ना उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव जीतने के लिए, कि ठीक है इत्र की राजनीति अगर चल रही है साइकिल के साथ, तो अब ये तो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पे है कि उसके जरिए दुर्गंध साफ करते हैं या जनादेश के जरिए साफ करते हैं। बिल्कुल 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 जयशंकर जी, इत्र की बात हम कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले आपके बयान के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इत्र की लॉन्चिंग की है तो क्या कुछ कहा है, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, इन सब पर अखिलेश यादव ने अपनी टिप्पणी क्या दी है, क्या बयान दिए हैं, ये जरा सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए अखिलेश यादव को सुनते हैं। इनके फैसले संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, इसलिए 22 में बदलाव हो करके रहेगा।
मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। और जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे व्यापारी लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए व्यापार की क्या हालत है। व्यापारियों ने आत्महत्या की है, छात्र नौजवानों ने आत्महत्या की है, किसान ने आत्महत्या की है। कोई जवाब है सरकार के पास कि किसानों ने जहां आत्महत्या की हो, व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर ली? कोई जवाब है सरकार के पास? आज आत्महत्या में हम आगे जा रहे हैं, कोई है जवाब सरकार के पास? ये सरकार बड़े लोगों के लिए है। नोटबंदी से बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज रुपया कहां है? सुनने में आ रहा पहले से ज्यादा बाजार में पैसा आ गया। जितना सर्कुलेशन में पैसा पहले था उससे ज्यादा पैसा बाजार में आज सर्कुलेशन में है, कैश। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इसके फायदे क्या है। तो ये आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और नोटबंदी से लेकर तमाम बातों को पर अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। और खासकर नोटबंदी की बात यहां इसलिए क्योंकि कल 8 नवंबर को नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ थी, लेकिन हर वर्षगांठ को अच्छे ढंग से मनाने वाली मोदी सरकार ने 5वीं वर्षगांठ या पहली, दूसरी, तीसरी वर्षगांठ नोटबंदी की क्यों नहीं मनाई, ये भी सोचने वाली बात है। कल शाम जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे तो नोटबंदी पर भी हमने चर्चा की थी, लेकिन यहां नोटबंदी से ज्यादा आगे जो बातें हैं वो हैं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, देश में क्या कुछ हो रहा है। और खासकर जब इत्र की बात कर रहे हैं तो 22 राज्यों के अलग अलग ढंग से, मतलब एक प्रयोगशाला के रूप में अलग अलग जगहों से बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके एक शोधपूर्ण कार्य को समाप्त किया गया, अंजाम दिया गया, और उसमें एक इत्र को बनाया गया है, ऐसा कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन क्या ये सबका साथ सबका विकास की काट है कि 22 राज्यों को एक साथ मिलाने की बात यहां कही गई है? लेकिन जब अखिलेश यादव को हम सुन रहे हैं तो उन्होंने खजांची का नाम भी लिया। ये खजांची एक बच्चा है जो 5 साल का हो चुका है, और आप जानते हैं कि नोटबंदी के समय ही लाइन में खड़ी जो एक गर्भवती महिला थी, उनका बच्चा है। आज वो उसकी 5वीं वर्षगांठ थी, 5वां जन्मदिन था उसका। और उस मौके पे भी, और जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए तो उस बच्चे को भी उन्होंने यहां लॉन्च किया, मीडिया के सामने उसके बारे में बताया और आशीर्वाद दिया, तमाम बातें हुई। लेकिन अजय जी, जब अखिलेश यादव की हम बात कर रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आगे चल करके बात हम करेंगे योगी आदित्यनाथ की भी, लेकिन अखिलेश यादव आज की तारीख में आपको क्या लगता है चुनावी रणनीतियों में कितना आगे दिखाई देते हैं या पीछे दिखाई देते हैं? वर्तमान जो अभी सरकार है उसके आगे या उससे पीछे? देखिए, जहां तक अखिलेश यादव के आज के, सबसे पहले तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को बधाई दूंगा जो अपना हम लोगों ने आज जो है ये अचीवमेंट किया है, 2 मिलियन का जो है आंकड़ा पार किया है। और उसमें आप ही लोगों का सहयोग है, क्योंकि आपसे हम हैं, इसलिए आप लोगों का सहयोग और इसी तरह मिलता रहे तो हम लोग और आगे अच्छे से सारे कार्यक्रम कर पाएंगे। फिर रही बात जहां तक अखिलेश यादव की आपने बात की, वैसे इन्होंने आज जो ये समाजवादी इत्र की बात की, मैं तो कहूंगा कि ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो जिस पार्टी से उनका सीधा मतलब एक तरह से नेक टू नेक है या जो भी लड़ाई है वो बीजेपी से है। अगर वो बीजेपी पार्टी आपने पिछले 2 सालों के अंदर कभी गौमूत्र तो कभी गोबर का जो है प्रचार कर रही थी, तो उसमें इत्र का प्रचार करने से तो मेरे ख्याल से तो बेटर ही
रही है। ये एक अच्छा कदम है जो है अखिलेश यादव का। इसका चुनावी रणनीति से भी ना कहें तो कम से कम एक मानसिकता की तो बात ही है कि आप गोबर को प्रमोट कर रहे हैं या इत्र को प्रमोट कर रहे हैं। और ये एक कन्नौज का एक मतलब बहुत जो लोकल फॉर वोकल जो है बीजेपी चिल्लाती रहती है, उसमें और आगे बढ़ के उन्होंने जो है उसको अपनी पार्टी से ही सीधे जो है लॉन्च कर दिया, पहली बात। दूसरी बात ये रही कि जो ये समझ लीजिए कि सबसे मुझे जो अभी दिख रहा है कि अभी जैसे ये उत्तर प्रदेश में ये एक तरह से अमित शाह ने उस दिन घोषित कर दिया कि जो है हमारा अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के ही जो है नेतृत्व में लड़ेंगे या वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे एक तरह से। तो ये मान के चलिए कि ये पहली बार ऐसा होगा कि जहां पर 50% से ऊपर पिछड़ों की जो है आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर किसी अगड़े का चेहरा लेके आप पिछड़ों के वोट लेके कैसे लड़ोगे, ये बीजेपी को सोचने वाली बात है। और जहां तक रही बात अखिलेश यादव की, तो वो छोटे छोटे जितने भी चाहे वो राजभर हो या निशा जो और भी बाकी ये महान दल जिसको उन्होंने अपने साथ लिया है, उनके सबकी छोटी छोटी जातियों जो पिछड़ी जातियों में उनकी जो है पकड़ है। अब महान दल को वैसे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन हम आप देखिए कि पिछले चुनावों में उनको 6 लाख से ऊपर वोट मिले थे। तो ये जो है रणनीतिक तौर पर अभी तो जो है अखिलेश यादव मतलब पॉलिटिकल उसमें कहें देखें तो वो अभी एक कदम आगे दिख रहे हैं आदित्य ये मतलब बीजेपी से। लेकिन बीजेपी का वही हिंदू मुस्लिम कराना फलाना ढिमाका वही चल रहा है। अब कराना की ही बात ले लीजिए, आप वहां गए किसी एक हिंदू परिवार पे गए और वहां पर जाकर आपने बोले कि अब डरिए मत, तो आप वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वो बात कहां चली गई भाई? आप अगर किसी हिंदू के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन दंगों में केवल जो है हिंदू परिवार ही जो है प्रभावित हुए थे, मुस्लिम परिवार भी प्रभावित हुए थे। अगर सबका विकास की बात है और सबके विश्वास की बात है तो आपको किसी एक मुस्लिम परिवार से भी मिलना चाहिए था। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लग रहा कि अभी की तारीख में देखिए, क्योंकि चुनाव ये आते आते रोज बदलता है और आखिरी मोमेंट पे क्या होते बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये देखा जाए आज की तारीख में अभी तो मतलब चुनावी रणनीति में तो है अखिलेश यादव बीजेपी से एक कदम आगे ही दिख रहे हैं। जी पुष्परंजन जी, क्या चुनावी रणनीति में बीजेपी से एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की जो रणनीति है, खासकर हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको, और उनका कहना है कि बड़े दलों के साथ गठबंधन करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। 2017 के चुनाव में यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और उसके बाद बुआ और बबुआ की जोड़ी भी 2019 में उत्तर प्रदेश ने देख ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब छोटे छोटे दल साथ आ रहे हैं। क्या छोटे दलों को साथ ला करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करना योगी आदित्यनाथ मतलब वहां तीकड़ी चलेगी और चल भी रही है, शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, तीनों फायर ब्रांड हैं, एक नहीं तीन ट्रिपल इंजन की सरकार कहने लगे हैं अब योगी आदित्यनाथ। और इन तीनों को लेकर के कई नेता बोल भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन तीनों के बीच छोटे दलों को साथ मिलाना, इत्र की गंध फैलाना और जीत हासिल करना संभव है? राजीव जी, पहले तो आपको बधाई दूं, डीवी लाइव को, पूरी टीम को। आप लोगों को अवार्ड मिला है, 20 लाख लोगों ने अवार्ड दिया है। किसी पत्रकार के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार से कम नहीं होता है। बहुत धन्यवाद। बधाई आप लोगों को। दूसरा, हम लोग थोड़ा लगातार 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता जो है गोबर की सुगंध लेती रही, मतलब गोबर की गंध पर इत्र छिड़कने का प्रयास हुआ है। ये गोबर पे इत्र की राजनीति शुरू हुई है। तो अखिलेश यादव अपनी दूसरी रणनीति में चल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और आनंदित होकर अपने वोटरों को एड्रेस कर रहे हैं। इसलिए ये नया है और अपने तरीके से वो लड़ रहे हैं चुनाव। कन्नौज जो कि पूरे देश में अगर मान के चला जाए तो पूरे देश में इत्र की राजधानी है। ले लो इसे। हाँ, बिल्कुल। पूरे देश में एक तरह से मान के चलें कि इत्र की राजधानी है कन्नौज, और बहुत बड़ा उद्योग एक तरह से वहां से डेवलप किया है। यूरोप तक वहां से इत्र जाते हैं। 17,000 इंडस्ट्री वहां पर है। 17,000 लोग कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, उससे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। 400 करोड़ का सालाना उससे जनरेट होता है आय। और फिर वहां पर कितने हजार लोग उससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली से भी कोई जुड़ा है या यूरोप से भी कहीं जुड़ा हुआ है। इत्र की राजनीति भी बहुत हुई है उत्तर प्रदेश में। मायावती की जब सरकार थी तो 15% वहां पर टैक्स लगाया गया था, वहां के कन्नौज के इत्र व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर।
जब अखिलेश की सरकार आई तो इन्होंने 4% कर दिया उसे। तो एक उस समय को भी लोग याद करते हैं। और जाते जाते इनकी सरकार जब जा रही थी उसी समय, चूंकि वहां पर इस तरह का जो प्रशोधन होता है तो लकड़ी से या तमाम जो स्थानीय उससे उसके स्टीम्स को प्रशोधित किया जाता है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए, प्रदूषण नहीं फैले, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी एक कांटेक्ट हुआ था कि आप गैस की सप्लाई करें ताकि प्रशोधन भी सस्ता पड़े और लोग उससे लाभान्वित हों। मगर ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई या बाद में नोटबंदी, और नोटबंदी के बाद जो कुछ भी हुआ वहां पर, उससे इत्र उद्योग पनप नहीं पाया। अभी मैं अपडेट हो रहा था कि वहां इत्र उद्योग का हाल क्या है, तो बहुत ही बुरी हालत में वो लोग हैं। तो इसलिए एक संदेश, आर्थिक संदेश भी वहां से गया है कि जो 22 उन्होंने एक सिंबॉलिक है, 22 कोई फूल मिला के एक नया फूल सुगंध तैयार हो, ऐसा कुछ होता नहीं। इत्र जो बनाते हैं वो ज्यादा 1 या 2 को मिक्स करके बना सकते हैं। 22 फूलों को मिला के ये सिंबॉलिक राजनीतिक रूप से संदेश दिया है कि इस बार अगर 22 वाला सुगंध सफल हुआ तो 24 पे हम आएंगे, 24 फूलों का सुगंध लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं से एक आर्थिक संदेश भी है, और पूरे सूबे के लिए अगर संदेश लेके आते हैं और वाकई ये ईमानदार हैं अपने कामों में, मतलब इनका संदेश जमीन पे है, तब तो शायद वो करिश्मा होगा। और लेकिन अकेले ये करिश्मा कर नहीं पाएंगे। जैसे कि आपने, राजीव जी ने सही सवाल पूछा आपने कि मायावती और उनका, देखिए लड़ाई एक तरह से त्रिकोणात्मक जो सूरत बन रही थी। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जताने की चेष्टा की है कि चौथे हम भी हैं, इस चुनावी में चौथा सवार हम भी हैं। लेकिन उनका सबसे ज्यादा उनको परेशानी है, उनके लोग जो टूट के गए हैं वो कहीं ना कहीं से उनको इरिटेट करता है कि आप लगातार, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब उनका जनाधार जो खिसकता चला जाएगा। और एक टेस्ट भी होगा उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में कि किसे कितना वोट प्रतिशत कितना रहा है। पिछली बार उनकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है उससे इस बार और फिर आगे चल के पंजाब में, जो कि सबसे बड़ा उनका एक इलाका रहा, वहां क्या स्थिति फिर बनेगी, या दूसरे सूबों में, मध्य प्रदेश में क्या हालत बसपा की हो सकती है। कैडर वोट उनका, खासकर दिल्ली में ही बहुत कैडर वोट है, उन सब पे क्या मायावती की इस नई राजनीति का, मतलब कि वो एक तरह से अपने आप को जिंदा करने की चेष्टा कर रही हैं, और उसके निहितार्थ भी हैं कि उनके फाइलें जो हैं वो केंद्र सरकार खोले नहीं। ये सब कई सारी कहानियां इसके पीछे भी हैं। जी राजीव जी, ओपनिंग कमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत सारी बातें आपने कही हैं और बहुत सारे सवाल आपने छोड़े हैं जिस पर आगे चर्चा जरूरी है। लेकिन कुछ साथी हैं और इन साथी, जो तमाम साथी हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, आप तमाम साथियों को एक बार फिर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो लगातार लिख रहे हैं। सऊदी अरबिया से हमारे साथ शमीम अंसारी जुड़े हुए हैं, फिर इरफान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यासीन अंसारी हैं हमारे साथ में, आपसा खान जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, रविंद्र कुमार हैं हमारे साथ। तो तमाम साथियों, असलम चिश्ती पूछ रहे हैं कि आपका ऑफिस जो है ये नोएडा वाला है कि आईएनएस का है। मैं बता दूं ये नोएडा का ऑफिस है, आईएनएस के दफ्तर से हम नहीं कर रहे हैं ये कार्यक्रम नोएडा के दफ्तर से कर रहे हैं। और उसके अलावा आप लोग, बहुत सारे साथी और भी, जावेद इकबाल भी हैं, कमालुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक साथी हमारे साथ, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा। बदायूं में आज योगी आदित्यनाथ थे और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन आपके पास आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, उनकी बातों से बहुत सारे सवाल भी पैदा होते हैं जिसका जवाब आपसे भी लेना चाहूंगा और बाद में जयशंकर जी आपसे भी लेना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। कल योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर, फिर शामली के कैराना और उसके अलावा आज बदायूं और बहुत जगह, मतलब लगातार घूम रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाला जो समय है वो हम लोगों के लिए खबरों से भरा रहने वाला है। लेकिन आइए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र के अनुपालन करते हुए आज प्रदेश में कोरोना अपने खात्मे की ओर है। मुझे प्रसन्नता है बदायूं जनपद में किस रूप में
बेहतर प्रबंधन यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहाँ के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, कार्यकर्तागण, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स, इन सभी के साथ मिलकर के जो अभूतपूर्व कार्य किए, कोरोना कालखंड में सेवा की जो मिसाल प्रस्तुत किए, वह आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार देश और जनता की सेवा कर रही थी, या प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता की सेवा कर रही थी, या फिर जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता जनता की सेवा में थे। विपक्ष के किसी नेता का कहीं अता पता नहीं था। ये सब होम आइसोलेशन में थे, सेल्फ क्वारंटीन में थे। जब ये लोग आपकी विपत्ति के समय आपकी सेवा के लिए तत्पर नहीं हो सकते हैं, आपकी सेवा में नहीं आ सकते हैं, तो भाइयों बहनों, चुनाव में भी इनको यही राह दिखाने की आवश्यकता है कि जब कोरोना कालखंड में ट्विटर पर थे, तो चुनाव में भी ट्विटर पे ही तुम्हें जवाब देंगे और ट्विटर पे ही इनको जवाब देने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार की हर लोक कल्याणकारी योजना में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। तो सुना आपने, ट्विटर पर थे और खासकर कोरोना काल में ट्विटर पे थे, तो चुनाव में भी ट्विटर पर ही जवाब देंगे। ये कौन सी बात है, ये भी समझेंगे। और ट्विटर पर एक आदमी मुझे याद आ रहा है जो बहुत ज्यादा था, एक नहीं दो कहें। पहली लहर में सोनू सूद और दूसरी लहर में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, ये दोनों जो हैं ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों ने क्या कुछ किया है, ये कैसे भूल गए योगी आदित्यनाथ। उनके जितने भी चहेते हैं, उनकी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, उन लोगों ने भी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से हेल्प मांगी थी, मदद मांगी थी। आखिर क्यों, यह भी जरा सोचना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। लेकिन बधाइयों की बात हो और अमलेंदु उपाध्याय जी से सवाल न करें, क्योंकि अमलेंदु उपाध्याय जी वहां के रग रग से वाकिफ हैं, उनका बचपन वहीं गुजरा है और वहीं के रहने वाले हैं। तो अमलेंदु जी आज बधाइयों में गरजते रहे बाबा, और ट्विटर की बात बता रहे थे। लेकिन बबुआ जो हैं वो कहते हैं कि पहले आप लैपटॉप तो सीख लो बाबा, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, तो पहले हमारे दर्शकों को शुक्रिया और हमारी पूरी टीम को शुक्रिया कि हम लोग 20 लाख का सब्सक्राइबर हमारे पार हुए, और ये एक बड़ा मकाम है। और ये बताता है कि हमारी खबरें जो हैं वो अच्छी होती हैं और सच्ची होती हैं। और ये जो हमारा रिटेंशन है, मतलब जो लगातार हमसे लोग जुड़े रहते हैं, तो ये भी दर्शकों का हमारा जो है हमारे प्रति एक मतलब भरोसा जो है वो बताता है कि हम खबरों के साथ जो है कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारे विश्लेषण अपने हो सकते हैं, हमारी एनालिसिस चूंकि हमारा अपना है तो वो हमारा अपना होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन खबरों के साथ जो है वो हम कोई समझौता किसी तरीके का नहीं करते हैं। और यही चीज हमको जो है वो दूसरे मीडिया से अलग करती है। दूसरी बात कि आज योगी जी बदायूं में थे और योगी जी की अभी हम लोगों ने जो बाइट सुनी, तो मुझे लगता है कि योगी जी को किसी और से पूछने की बजाय बदायूं के बगल में बरेली है और वहीं से अब तो वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हो गए, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे संतोष गंगवार जी, और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ जी को, मुझे लगता है कि योगी जी शायद चिट्ठियां पढ़ते नहीं हैं। अखिलेश यादव बता चुके हैं कि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है। मुझे पता नहीं कि योगी जी को चिट्ठियां पढ़ना भी आता है कि नहीं आता है, और अगर चिट्ठियां पढ़ना आता होता तो कम से कम संतोष गंगवार की चिट्ठी जरूर पढ़ ली होती। चलिए, संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री थे, तो अपने ही मंत्री जो थे ब्रजेश पाठक, उनकी ही चिट्ठी पढ़ ली होती कम से कम योगी जी ने। तो ये सारी बातें उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि योगी चिट्ठियां नहीं पढ़ते हैं और अपने लोगों की भी चिट्ठियां नहीं पढ़ते हैं। चेतन चौहान उनके मंत्री थे, उनकी कोरोना काल में मृत्यु हुई, और समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बाकायदा विधान परिषद में आरोप लगाया कि ये कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है, ये सरकार की जो लापरवाही है उससे मृत्यु हुई है। अगर योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है
तो या तो उनके आरोप को स्वीकारें जो विधान परिषद में बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड सुनील साजन ने लगाया, और अगर नहीं है तो उसका जांच करा के खंडन करें कि ये कोरोना चेतन चौहान की मृत्यु जो है वो मिसमैनेजमेंट से नहीं हुई है। मुझे लगता है कि योगी जी को अपने अंदर जो है झांकने की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना का मिसमैनेजमेंट जितना योगी जी इस पे बात करेंगे, कोरोना का जितना नाम लेंगे, उतना ज्यादा इनका मिसमैनेजमेंट जो है निकल के सामने आता जाएगा। जो लोग इस पीड़ा से गुजरे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके सगे संबंधी इसमें पीड़ा में मारे गए हैं, जिन्होंने तड़प पे जाने दी हैं, उनके परिजन जो हैं, मुझे लगता है किसी तरीके से ना तो योगी आदित्यनाथ को माफ कर सकते हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ कर सकते हैं। और ये संकट जो है, ये जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बिल्कुल ये किसी भी तरीके से प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये सरकार का बनाई हुई और सरकार की जो नाकामियां थी उसकी वजह से ये आपदा थी, और लोगों ने ये भुगता है वो इन सरकार की नालायकियों, सरकार की नाकामियों को भुगता है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जितना इसको याद करेंगे और जितना ये बातें करेंगे, उतना जो है अपनी सरकार की नाकामियों को ही जनता के बीच लेकर के जाएंगे। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को जो उनकी पिच है हिंदू मुसलमान, उस पर ही रहना चाहिए। कोरोना पर अगर आएंगे तो योगी आदित्यनाथ जो है अपनी पिच छोड़ करके हारने वाली पिच पे चले जाएंगे। मुझे लगता है कि योगी जी आप हिंदू मुसलमान ही करते रहिए, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, वो ज्यादा आपको लाभ पहुंचाएगा। कोरोना पे अगर आप आएंगे और रोजगार पे आप आएंगे और इन सब चीजों पे अगर आप आएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि योगी जी जो है वो गलत पिच पे आना शुरू हो गए हैं, और वो गलत पिच पे आना इसलिए शुरू हो गए कि मुझे लगता है कि उनकी पिच जो है जिसपे वो खेलते रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की पिच है, वो पिच जो है वो अब उसमें गड्ढे हो गए हैं, ऐसा लगता है। और इसलिए जो है वो उनको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान से अब काम चलने वाला नहीं है, जिन्ना तालिबान पाकिस्तान ये सब जो है वो चीजें अब फेल हो रही हैं। तो जब ये चीजें फेल हो रही है, जब आपकी पिच फेल हो रही है, तो आप दूसरे की पिच पे जाएंगे तो उसके तो आप खिलाड़ी हैं ही नहीं, तो आपको नुकसान निश्चित तौर पे इस पिच पे होगा। तो ये है राजीव जी, बिल्कुल। पिच बदलने का नुकसान जो होता है वो आप जानते हैं, क्रिकेट में हम देख चुके हैं। जो बैटिंग ऑर्डर है वो बदल देने के बाद क्या हुआ कि खाली हाथ लौट कर आना पड़ा भारतीय टीम को यूएई से। और आप जानते हैं कि एक उम्मीद जो बंधी हुई थी, तमाम टीवी चैनल पहले दिन से लेकर के फाइनल तक के लिए तमाम प्रोग्राम्स अलग अलग ढंग से तैयार बना करके तैयार बैठे हुए थे, लेकिन सब धराशायी। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पिच बदल लेते हैं, आप बैटिंग ऑर्डर बदल देते हैं, बॉलिंग ऑर्डर बदल देते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं और उसका नुकसान जो है वो आखिर में आपको दिखाई दे देता है। और वही बात कह रहे हैं, क्रिकेट का मौसम है, इसलिए क्रिकेट की भाषा में मैं ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। हालांकि यहां पिच जो है वो राजनीति की है, और उस राजनीति की सियासी पिच पर या कहें सियासी बिसात पर कौन कैसी चालें चल रहा है वो यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में हमारे 4 साथी हैं। बाएं साइड में आप देखिए हमारे 2 साथी जयशंकर गुप्त जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर हमारे दाहिने साइड में अजय सिंह जी और पुष्परंजन जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार। तो चारों साथी, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम को सराहते हैं, जो देखते हैं, अपनी बातें रखते हैं। लेकिन आज का दिन हमारे लिए खास है क्योंकि आज आप लोगों की मदद से हमने 20 लाख के सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को छुआ है, क्रॉस किया है, और यह आंकड़ा जल्दी से जल्दी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो, कारवां जो है अपना वो बढ़ता जाए और इसमें आप लोगों की भागीदारी बनती जाए। यही हमारी चाहत है और यही कोशिश हम लगातार करते हैं कि आपके बीच हम ऐसे एक ट्रस्टवर्दी, एक विश्वसनीय खबरें जो है वो पहुंचाएं आप तक। यही हमारी कोशिश रहती है ताकि आपका भरोसा हम पर बने और हम आपके भरोसे पे खरा उतरें। जयशंकर जी, बात अभी जब हम लोग कर रहे थे और जब अमलेंदु जी के पास जाने से पहले हमने एक बाइट सुनवाई योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जिस पिच की बात अभी माफ करें अमलेंदु जी कह रहे थे, वो पिच बिल्कुल क्या लगता है आपको बदले हुए योगी आदित्यनाथ लग रहे हैं। कोरोना की बात यहां करना अपने आप में सेल्फ गोल वाली बात होती है, और वो भी खासकर अगर योगी आदित्यनाथ करें। उत्तर प्रदेश की सरकार
सरकार करे, और उत्तर प्रदेश की सरकार छोड़ दीजिए, दिल्ली की में बैठी हुई, केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार भी अगर आज की डेट में कोरोना की बात करे और उसमें यह कहे कि हमने तो सब कुछ कर दिया, अच्छा कर दिया, ये कहां तक जायज है, क्या कहेंगे? और ये सेल्फ गोल जो है उसमें कहां देखते हैं योगी आदित्यनाथ को और कहां देखते हैं अखिलेश यादव को? राजीव जी, हंसी ही आती है, क्या कहा जाए। सो योगी आदित्यनाथ जी अभी बदायूं में बता रहे थे कि साहब कोरोना में कैसे उनके जनप्रतिनिधियों ने, सांसद ने, भाजपा के विधायकों ने, बाकी दलों के विधायक तो अपने घर में बैठे थे, लोगों ने मिलकर, स्वास्थ्य विभाग ने, सब लोगों ने मिलकर के कितना काम किया, कैसे कोरोना को हरा दिया, पराजित कर दिया। हम आपको थोड़ा सा और याद दिलाना चाहेंगे कि जब कोरोना जब शुरू हुआ था उस समय पहली बार जब हमारे प्रधानमंत्री अवतरित हुए थे आकाशवाणी के जरिए, तो उन्होंने कहा था कि साहब महाभारत 17 दिन में जीती गई थी, लड़ाई हुई थी, और हम इसको उससे कम में जीत लेंगे। अब उसके बाद तो अभी तक तो अभी कब तीसरी लहर आएगी, क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं है। 4.5 लाख 5 लाख तो मतलब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारे लोग जान दे चुके हैं, मर चुके हैं, और कितने लोग तबाह हुए हैं, कितने लॉकडाउन हुआ उसके चलते जो जो होगा। तो खैर ये सब बातें हैं, लेकिन एक चीज बहुत उन्होंने अच्छी कही योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने कहा कि साहब बाकी लोग तो ट्विटर पे रहते थे, घरों में होम आइसोलेशन में बैठे हुए थे। आपने भी देखा था, हम लोगों ने भी देखा था, योगी आदित्यनाथ जी तो कूद कूद करके सब लोगों की मदद करते थे। लखनऊ में ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे, आदित्यनाथ जी दौड़ दौड़ करके ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे लोगों के। सब बिना अंत्येष्टि नहीं हो सकी, सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं मिल सका, जो हिंदू धर्म में सबसे ये माना जाता है। और योगी जी उसमें उछल कूद करते हुए कभी संगम में, कभी कहां कहां जाकर के करवा रहे थे। तो ना गजब है, बेशर्म लोग हैं भाई, शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह की बातें करते हुए कि आप क्या कर रहे थे। आपके लखनऊ का जो विधायक, उनकी मौत हो गई, कौशल किशोर जो अभी मंत्री बन गए हैं, उनके भाई की डेथ हो गई थी, वही लखनऊ के बगल में है। अभी इन्होंने बताया संतोष गंगवार की जो चिट्ठी की बातें बताई, ब्रजेश पाठक की चिट्ठी की बात बताई। भाजपा के लोग कितने लोग मारे गए, चेतन चौहान, मतलब हम लोग के समय के बहुत बढ़िया क्रिकेटर अपने जमाने के रहे, वो ओपनिंग करते थे सुनील गावस्कर के साथ में, और इनके पार्टी के कभी वो सांसद भी रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह गए। किस तरह से उनकी मृत्यु हुई। तो आप इस तरह की बातें कर करके लोगों को माहौल बनाने का दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस ढंग की बातें कर रहा है। अरे भाई आप तो बताओ ना, अपने कुछ दिखा दो, क्लिपिंग्स दिखा दो, क्लिप्स कि हाँ जी उस समय जब अखिलेश यादव और मायावती और सारे लोग, प्रियंका गांधी घरों में बैठ के ट्वीट कर रहे थे, तो हम कितना उछल कूद करते हुए भाग भाग करके लोगों की मदद कर रहे थे, यही दिखा दीजिए ना भाई। लखनऊ में लोगों ने देखा है, स्मशान घाट को आपने टीन के साइडों से बना करके घेरवा लिया ताकि कैमरामैन जाकर के दिखा ना सके कि लाशों का अंबार किस तरह से लग रहा है, लोग कैसे मर रहे थे राजधानी लखनऊ में। पूरे उत्तर प्रदेश को आपने स्मशान बना करके रख दिया था। स्मशानों में जगह नहीं मिल रही थी, लोग नदियों में फेंक रहे थे, लाशें तैर रही थी। कभी बारिश हो गई फाफा में, इलाहाबाद के बगल में, जिसको आप आज प्रयागराज कहते हैं, बारिश हो गई तो लाशें रेत से ऊपर आ गई थी। ये हालत थी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आप तो ये बताओ योगी जी महाराज, अभी तो मैंने जैसे कहा ना कि भाई आप राम राम की बात बहुत कर रहे हो, संजय निषाद ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, वो उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ, आपका विश्व हिंदू परिषद, आपकी हिंदू वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है। संजय निषाद आपके साथ सरकार बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, आपके साझेदार हैं, उनकी बात सही है कि आप लोग जो पढ़ाते रहे, हम लोग जो पढ़ते रहे वो सही है? आप एक बता दीजिए बात। तो मुख्य रूप से यही है। अब दूसरी बात, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कन्नौज की बात, जो इत्र की राजनीति, देखिए एक बात और भी है, ये बहुत सुविचारित फैसला किया होगा हमको लगता है अखिलेश यादव ने, क्योंकि कन्नौज वही क्षेत्र है जहां से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहली बार लोकसभा में गए थे, उपचुनाव जीत करके, बाद में फर्रुखाबाद से भी जीते थे वो। तो इसलिए भी हमको लगता है कि उस सिंबॉलिक बनाने के लिए अखिलेश यादव ने उस क्षेत्र को चुना है। इत्र वाले तो जैसे अभी पुष्परंजन जी ने इत्र की राजनीति और इत्र की का अर्थशास्त्र समझाया, तो उसको भी देखते हुए एक अच्छी शुरुआत है कि ठीक है, जहां आप गोबर और गोमूत्र बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, वहां हम इत्र बांटेंगे, इत्र से लोगों को ही करेंगे, सुगंधित करेंगे, तो एक अलग है, वो सिंबॉलिक हो सकता है। लेकिन ये सही है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का नौजवान आपके विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि उसको बेरोजगारी से आपने मुक्ति नहीं दिलाई। महंगाई का आलम चरम पर है। आपने अभी ठीक है पेट्रोल और डीजल में कुछ कमी हो गई है, लेकिन बिजली के दाम क्या है? उत्तर प्रदेश का किसान जो है बाप बाप कर रहा है बिजली को लेकर के,
बिजली एक तो आती भी नहीं। पहले आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहा कि 22 घंटे हम देंगे गांव में और 24 घंटे देंगे शहरों में। आज तो 18 घंटे या 16 घंटे भी नहीं मिल पा रही है बिजली। और दूसरी बात एक और, योगी जी एक चीज और जानना चाहता हूं मैं, आपकी पार्टी के महासचिव हैं मुरलीधर राव, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी, वहां उन्होंने कहा कि हमारी एक जेब में ब्राह्मण है, दूसरी जेब में बनिए हैं। तो इस पर भी अपनी राय बता दीजिएगा जरा, कि आप लोग तो कहते हैं ना हम तो जातिवाद की बात ही नहीं करते हैं, जाति से हमारा कोई लेना ही देना नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं। तो अभी कैराना के बारे में तो राजीव जी आप पूछ ही रहे थे कि वहां आपका सबका साथ सबका विकास कहां चला गया था। अब जो मुरलीधर राव जी ने जो कहा है कि एक जेब में बनिए हैं और दूसरी जेब में ब्राह्मण है, भैया मैं भी बनिया हूं, तो मैं तो आपकी जेब में नहीं हूं, ये तो पक्की बात है। लेकिन क्योंकि बगल में ब्राह्मण है, तो ये तो कोई बात नहीं। हमारा देखिए, हम तो जाति से हमारा कोई लेना देना है नहीं, संपर्क नहीं है। लेकिन जिस तरह से गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई, आपकी पुलिस ने किया और किसी ने नहीं किया, आपके चहेते पुलिस अधिकारी ने किया, उसको न्याय कब मिलेगा? उसको न्याय तो मिला नहीं। आप ही के शहर में आप वहां के सांसद भी रहे हैं, विधान परिषद में अब तो हैं, और मुख्यमंत्री वहीं से हैं आप। तो इस तरह की चीजें हैं, लोग पूछना चाहेंगे। क्योंकि जब 5 साल होता है, पूरा होता है, तो कमान जो है जनता के हाथ में आ जाती है। जनता तब पूछती है अपने जनप्रतिनिधियों से कि साहब जब हम मर रहे थे कोरोना में, साहब जब हमको कोरोना से ऑक्सीजन की दरकार हो रही थी और ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, लाइन लगानी पड़ रही थी, तब भी नहीं मिल रहा था, तो साहब आप कहाँ थे? साहब जब हमारे घर के लोगों को अंत्येष्टि का उपाय नहीं हो पा रहा था, तो हम लाशों को नदी में फेंक रहे थे, रेत में दबा रहे थे, साहब उस समय आप कहाँ थे? साहब इतने शिक्षक मर गए, चुनाव कराया आपने, उसमें किसको दिया आपने? कोई मुआवजा तक नहीं दिया। क्या हुआ? क्या महंगाई का आलम, किसान आंदोलन है, किसान जो है बैठे हुए हैं अभी तक, वो पूछ रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा? 1 साल से ज्यादा उनका हो गया, समय बीत गया। तो ये सारे सवाल हैं राजीव जी। अब चूंकि वही है कि अभी हम लेंदू कह रहे थे ना कि भाई आपका तो पिच जो है वो हिंदू मुसलमान का है, लेकिन अब हिंदू मुसलमान भी लोग समझ रहे हैं ना भाई, हिंदू की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक कोरोना में मरे कौन? लाशें किसकी नदियों में तैर रही थी? मुसलमान तो अपनी लाश नहीं नदी में फेंक देता है। तो आप तो हिंदुओं के ही हुए ना, आपने हिंदुओं का ही नुकसान किया। बेरोजगार नौजवान अगर है तो सबसे अधिक उनमें संख्या किसकी है? तो ये सारे सवाल आपके साथ मुंह बाए खड़े रहेंगे और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, योगी आदित्यनाथ जिसके मुख्यमंत्री हैं, उनको तो जवाब देना ही होगा। इसलिए क्योंकि चुनाव जो है अगले 2-2.5 महीने में इसकी घोषणा बिल्कुल हो जाएगी, जनवरी 1st वीक या 2nd वीक में आप तय मानिए, और उसके बाद पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में होगा। लेकिन वो तो आचार संहिता की बात होगी। ऐसे देखें तो पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश ऑलरेडी चुनावी मोड में जा चुका है, और पैरेलली उत्तर प्रदेश में एक मोड, एक गियर और भी है, वो है किसानों का, किसानों के आंदोलन का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और जो बार बार वर्तमान सरकार को डरा रहा है। और इस डर के कारण ही कल मुजफ्फरनगर और कैराना पहुंचे थे, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसे साधा जाए, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो वोटर्स हैं, उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए। क्योंकि 14 जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और 14 जिलों में से 71 सीटें विधानसभा की हैं, और इन 71 में से 52 सीटें आज की तारीख में बीजेपी के पास हैं। 51 पर जीत हासिल हुई थी, 1 सीट जो है वो आरएलडी के खाते में गई थी, बाद में आरएलडी के विधायक महोदय भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो इस प्रकार 52 सीटें यानी कि 52 विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर बीजेपी के पास हैं, और यहां अगर इनकी हवा निकल गई तो क्या होगा। इसलिए शायद सबकी नजरें जो है पूर्वांचल पर हैं। लेकिन पूर्वांचल में क्या बीजेपी इतनी मजबूत है? पूर्वांचल में क्या समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है? पूर्वांचल से ही आते हैं, और खासकर बाराबंकी, जो पूर्वांचल तो नहीं कहेंगे लेकिन वो अवध का एरिया है, लेकिन पूर्वांचल को बहुत नजदीक से जानते हैं हमारे साथी अजय सिंह जी। अजय जी, थोड़ा समझना चाहूंगा कि पूर्वांचल, चाहे आप देखिए योगी आदित्यनाथ हो, या यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या प्रियंका गांधी हो, या समाजवादी पार्टी हो, सबकी नजरें हैं, बसपा भी, उनकी नजर भी वहीं पर है। और जो विपक्षी दल है उनको लग रहा है कि हम सब किसी न किसी रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो अपने पाले में ले लेंगे, लेकिन पूर्वांचल को आज अपने पाले में ले लिया जाए, अपने खाते में ले आया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आई जाएं, तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। क्या आपको लगता है कि वहां इस बार डेंट पड़ सकता है? क्योंकि एक जमाने में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और पिछली दफा वहां बीजेपी काफी लीड ली, पूर्वांचल में भी और पश्चिमांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी।
हाँ देखिए, बाराबंकी एक तरह से पूर्वांचल का प्रवेश द्वार माना जाता है, तो लेकिन अगर खास बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी सदर में तो आज तक जो है बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। हमेशा वहां या तो समाजवादी, इस बार भी जो एमएलए हैं वो 2 बार से जो है समाजवादी पार्टी से ही हैं, और उसके पहले भी जहां वहां 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी के भी जो है विधायक जीते हैं सदर सीट से। तो मतलब बाराबंकी का तो इतिहास अलग है। वैसे अगर पूरे पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में देखिए, सबसे उत्तर प्रदेश में हम सारी चीजों को नकार दें या किसी चीज को मतलब एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन एक जातिवाद का बहुत बड़ा प्रभाव है और छोटी जातियों का बहुत ज्यादा प्रभुत्व है वहां पर, और इसीलिए वो सभी को जो है साधने की कोशिश होती है। और जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो सारी पार्टियों की बात करूंगा, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सभी के साथ ये स्थिति है कि उन्होंने ये मान के चल रहे हैं कि जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो हम ये किसान आंदोलन की वजह से ये पीछे जा ही चुके हैं। अब हमको जो संभालना है, जो हमको जो है जहां पर लीड लेनी है, वो खाली पूर्वांचल का एरिया है। और पूर्वांचल के एरिया में जो ये बातें हो रही, जो छोटे छोटे दलों को मिलाने की बात हो रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अभी देखिए जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो कोई भी ये नहीं कह रही कि हम 2 बड़े दल मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे। सभी कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे जो है दलों को मिलाएंगे। क्यों यही देखिए कि जिस दिन ओम प्रकाश राजभर के साथ जो है समझौता किया अखिलेश यादव ने, उसके अगले दिन ही जो है बीजेपी पता नहीं कहां से वो 23 पार्टियां ले आई। मतलब उनके नाम ही केवल नाम के हो सकता है वही कि इस पे एक जोक होता था कि एक आदमी आया और उसने जो है अपनी पार्टी बनाई और फिर पत्रकार को लेके आया कि हम आपकी पार्टी के लोगों से जो है आपको वो मिलवा देते हैं। तो उन्होंने मिलवाने का शुरू किया तो बोले ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये हमारे ज्वाइंट जो है वाइस प्रेसिडेंट है, ये हमारे ज्वाइंट प्रेसिडेंट है। तो उस पत्रकार ने यही बोला कि तुम्हारी पार्टी में इतने ज्वाइंट हैं कि कब भरभरा जाए, वही वाला स्थिति। तो वही स्थिति जो ये 23 पार्टियां जिनको लाए गए हैं, मतलब किसी का नाम उन लोगों ने नहीं सुना था। अब वो लेकिन वो एक आंकड़ा दे दिया कि बीजेपी ने कि अगर आप एक पार्टी को ले गए तो हम तो 23 पार्टी ले आए। तो ये सब खेल अभी चलेगा। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा वो ये लगा, क्योंकि अंदरूनी खबर ये है कि 180 सीटें वो 180 टिकट काटने वाले हैं मौजूदा विधायकों के, बीजेपी के। जो 180 कटने के बाद जो भगदड़ मचेगी, उस भगदड़ में उसका जो है बाकी पार्टियां उनको किस तरह से लेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, वो बीजेपी के जो मौजूदा विधायकों को जो है उनकी किस तरह से ये रणनीति होगी कि इनको लिया जाए या ना लिया जाए, या वो, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो खाली पार्टी के नाम पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर लोग जीतते या हारते हैं। तो ये सारे समीकरण एक बार बैठने के बाद ही, लेकिन ये मान के चलिए कि कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया, मैं नहीं बात करता पश्चिम की इस समय, लेकिन पूर्वांचल एरिया में पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ जाति के ही आधार पे होना है, ये तय मानिए। जी, जाति के आधार पर तो उत्तर प्रदेश पूरा जो है वो चुनाव लड़ेगा, और जाति के आधार पर अगर इतनी सारी पार्टियां वहां हैं, अगर गिनाने लगूं तो एक लंबी फहरिस्त यहां पे आ जाएगी, लंबी लाइन लग जाएगी। इसलिए आप लोग जानते हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें भी जाति आधारित वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, कांग्रेस को भी देखिए, या ऐसे तमाम जो दल हैं कहीं ना कहीं जाति आधारित वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के, अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं और करेंगे। क्योंकि भारत में और उसके साथ साथ जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो फिर सारे दल अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। ये भी एक इस ढंग का सवाल है जिस सवाल का जवाब ये इन्हीं दलों को देना चाहिए। आज बिहार में आप देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार और तमाम विपक्षी दल सब साथ मिलकर के चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन साथ में रहेंगे बीजेपी के, सरकार चलाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी से साथ छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरफ मतलब दोनों हाथ में जो है लड्डू रखना, इसी को कहते हैं। खैर, जाति की बात कर रहे थे अजय जी, और खासकर कैसे पूर्वांचल में जाति आधारित जो मतदाता हैं वो कैसे अलग अलग पार्टियों को वोट देंगे, इसकी बात कर रहे थे। पुष्परंजन जी, जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या अलग अलग दलों की बात कर रहे हैं, छोटे दलों की बात कर रहे हैं, बड़े दलों से गठबंधन
गठबंधन की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को हम लोग की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दल और भी है, बहुजन समाज पार्टी। आज मायावती जी ने अपने बयान जो जारी किए हैं, उस बयान में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो समाजवादी पार्टी है और जो बीजेपी है, दोनों के बीच मिली भगत है, पहले से दोनों मिले हुए हैं। और उनका कहना है कि आप देखो कि बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाती है, और जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है तो बीजेपी मजबूत होती है। और एक कह रही है कि 300 सीटें लेके आएंगे, यानी कि बीजेपी कह रही है 300 सीटें, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं 400 सीटें, तो दोनों मिला के 700 हो गए। हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए तो 1000 सीटें कर दो। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बयान वक्तव्य है उनका कि 1000 सीटें होनी चाहिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और उसके बाद फिर खेल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो बहुजन समाज बीजेपी जो है वो मजबूत होती है, और आज बीजेपी है तो समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मजबूत तो राजीव जी दोनों अपने अपने कर्मों से कोई मजबूत होता है या कमजोर होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जब केंद्र में बीजेपी मजबूत रहती है तो मायावती जी भी मजबूत हो जाती है। तो सारी दुनिया जान रही है उनके यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ते हैं। एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे का इतनी बड़ी फाइल कहाँ छिपी हुई है, वो क्यों नहीं निकलती है। और बहुत सारी चीजें उनके शासन के समय जितनी सारी चीजें हुई वो कभी बीजेपी उसको खंगालना नहीं चाहती है। तो उस मजबूती की तरफ भी उनको चाहिए था फोकस करती, बताती कि हम कैसे सुरक्षित रहे जब तक बीजेपी का शासन रहा। उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हुआ है। हाँ, उपेक्षित जब हुए तब वो पार्टी के अंदर ही ऐसा क्या था उसकी उनको समीक्षा करनी चाहिए थी कि ऐसा क्या हुआ कि उनके अपने विधायक छोड़ के चले गए। उसकी समीक्षा वो नहीं करना चाहती हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहती हैं पार्टी फोरम पे या पार्टी से बाहर भी, प्रेस के सामने भी, कि कहाँ क्या गड़बड़ हुआ है। और दूसरा ये कि वो केंद्र पे सवाल नहीं उठाती हैं। अभी जो 100 करोड़ टीके का जो दावा मोदी सरकार कर रही है और जगह जगह उसके बैनर पोस्टर हम सब देख रहे हैं, उस फ्रॉड को नहीं बताना चाहती है मायावती जी कि दरअसल एक टीका किसी को लग गया, उसको भी आपने उसमें माप लिया है सीधा सीधा। कुल मिला के ये टीके जो लगे हैं 50 लाख से अधिक नहीं है, 50 करोड़ से अधिक नहीं है। 50 करोड़ को आपने डबल में उसको गिन लिया, एक को आपने 2 में गिन के, क्योंकि अभी जिनको सिंगल टीके लगे हैं उनको दूसरा लगना बाकी है। वही तो जब तक दोनों टीके नहीं लग जाएंगे, मुकम्मल टीका तो नहीं हुआ एक व्यक्ति का, आपने उसे अपने पोस्टर में, बैनर में जगह जगह लगा दिया, चुनावी प्रचार का हिस्सा बना दिया कि 100 करोड़ टीके मोदी सरकार ने लगवा दिए और 100 प्लस हम जा रहे हैं। तो उस तरह से तो आपके 200 करोड़ टीके हो जाएंगे जब आप एक व्यक्ति अगर 2 टीके लगवा लेता है तब। दूसरा, दिल्ली के मतदाता को क्या लेना देना है योगी आदित्यनाथ के चुनाव से, या उनके जो दिल्ली मेट्रो में, कम से कम दिल्ली मेट्रो का ही प्रचार का बजट आप निकाल कर देख लीजिए, 180 करोड़ रुपया उसके प्रचार में जा चुका है। दिल्ली में जो सफर जो एनसीआर में नहीं जा रहा है, जो इसको गाजियाबाद और नोएडा की तरफ नहीं जा रहा है, पश्चिमी दिल्ली में जा रहा है, उसको योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है या वो वोट क्यों तय करने जाएगा। दिल्ली के जो बस स्टैंड हैं या दिल्ली के और जो नुक्कड़ हैं या चौराहे हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ नंबर 1 स्टेट भारत का, उद्योग में सबसे आगे इन्होंने किया है। मतलब पानी की तरह पैसे को बहाया जा रहा है। उस पैसे को कोरोना से जो लोग प्रभावित हुए, शायद उसका अगर 25% हिस्सा भी चला जाता, जो लोग बर्बाद हो चुके कोरोना से, तो उनका भला हो जाता। मगर नहीं, प्रचार पे ही पूरा टिकी हुई है सरकार। और इनको लगता है प्रचार के बूते ही, मतलब ट्विटर से भी अधिक उसके बूते, उसको केवल कोई पत्रकार वेरीफाई कर ले कि कहाँ कहाँ कितना इन्होंने लगाया है, प्रचार में जा रहा है पैसा, तो उससे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। मायावती अभी ये समझ रहे हैं कि चलिए वो संख्या विधानसभा की 1000 बढ़ा दीजिए या 2000 बढ़ा दीजिए। उनको लग रहा है कि हम ही 4 लड़ रहे हैं। अभी तो कुछ और भी पार्टियां आने वाली हैं और पता नहीं आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती भी है या नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आखिरी वक्त वो साइलेंट होकर बैठ जाएं। उनके संजय सिंह ने तो बाकायदा कहा था कि 402 सीटों पर हम उतारेंगे, लेकिन अब तक किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है। पार्टी के स्तर पर भी वो लोग चुप हैं। बाकी कौन कौन स्टेक वहां पर आने वाले हैं
अभी उस बारे में एकदम से कहना। दूसरा, भीम आर्मी के नेता भी कहने कि जहां से भी लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, मैं वहां से लड़ूंगा। मुझे पहले तो मायावती जी ने रोक दिया था, क्योंकि मेरी पार्टी उस समय नहीं बनी थी, लेकिन अब मैं उससे बाहर हूं, हमारी अपनी पार्टी बन गई है, तो मैं वहां लड़ूंगा। तो उनके लड़ने का मतलब है कि दलित वोट को भी बंटना है। तो कई सारे दलित वोट का कितना विभाजन होना है, या मायावती जी का वोट कहाँ शिफ्ट करने जा रहा है, ये सब चीजें मंथन का विषय तो होना है आने वाले दिन में। जी राजीव जी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं और मंथन, और खासकर जब चार प्रमुख दलों की बात करें और बसपा की बात ना हो तो फिर लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो चुनावी गतिविधियां चल रही हैं उसकी अगर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ छोड़ रहे हैं, और उसमें बीच बीच में मायावती जी आकर के अपनी मौजूदगी तो दर्ज करा रही हैं, लेकिन क्या ये मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ विज्ञप्तियों के जरिए होगी? ये मौजूदगी जो है वो क्या आने वाले समय में धरातल पर भी दिखाई देगी? क्योंकि एक बात तो ये तय लगता है वहां पर पहले से जो मानते हम आए हैं कि बसपा का एक काडर वोट बैंक है, लेकिन क्या उस वोट बैंक में इस बार कहीं ना कहीं से छेद होने वाला है, या उसमें से कुछ लोग इधर से उधर जाने वाले हैं? अमलेंदु जी क्या कहेंगे? ओवरऑल बसपा के जो वोट बैंक हैं, बसपा के जो वोटर्स हैं, वो वोट बैंक, जैसे अभी पुष्परंजन जी भी बता रहे थे और चंद्रशेखर का नाम ले रहे हैं, चंद्रशेखर को तो पिछली दफा बता भी रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी ने मना कर दिया इसलिए, लेकिन इस बार जब हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर जैसा एक मजबूत नेता न भी कहें, लेकिन एक युवा और ऊर्जावान नेता तो कह ही सकते हैं, अगर वो है, और वो लगातार कांग्रेस के उसमें भी है, कांटेक्ट में भी है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो क्या आने वाले समय में यहीं पे दो धड़ों में बंटने वाली है बसपा, या बसपा से जो लोग टूट करके समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, इसको लेकर के भी मायावती जी लगातार कह रही हैं, अपने बयान दे रही हैं कि वो लोग जा रहे हैं जो हमारे यहां कुछ नहीं है? देखिए राजीव जी, एक तो बहन जी को लगता है कि आप मंथन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उनके यहाँ से लोग जाते क्यों हैं। ठीक है कि जो उनके यहाँ से चले जाते हैं वो जाकर के बाद में जो कुछ नहीं हो पाते, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, अब कांग्रेस में हैं, अब वहाँ मीडिया संभाल रहे हैं, कहाँ नंबर 2 के आदमी हुआ करते थे। इसी तरीके से जंग बहादुर पटेल से लेकर राज बहादुर तक तमाम बड़े नाम जो थे, भगवत पाल, मतलब जो इनमें से कई तो इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे। सवाल ये है कि जो बसपा का प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो तो हर हाल में जाता ही जाता है, ये अब तक का इतिहास है उत्तर प्रदेश में, वो मतलब बसपा छोड़ के जाता ही जाता है। राज बहादुर से लेके जंग बहादुर पटेल और भगवत पाल तक सब जो है ये प्रदेश अध्यक्ष रहे। रामाचल राजभर, ये मतलब प्रदेश अध्यक्ष चले ही जाते हैं। अब रामाचल राजभर तो चलिए बाद में नेता बने होंगे, लेकिन लालजी वर्मा तो पहले से नेता थे, तो लालजी वर्मा भी अगर चले जाए, मजबूत आदमी चले जाए, और मतलब सिर्फ मजबूत आदमी नहीं बल्कि वैचारिक तौर पे अगर आपका आदमी चला जाए तो ये बहन जी की कहीं ना कोई कमी है। और जो वैचारिक लोग हैं जो काशीराम के समय से रहे बीएसपी के मिशन के साथ, वो तमाम लोग जो है सब वो छोड़ छाड़ के चले गए। तो अब बहन जी का मिशन जो है वो सतीश मिश्रा तक आकर के सिमट गया। लोग ये कहते हैं, मुझे पता नहीं सही है गलत है, कि सतीश मिश्रा ने बहन जी ये बहुत डरा के रखा हुआ उनके मुकदमे दिखा दिखा करके कि बहन जी आपको सजा हो जाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मिलकर आपको रहना है हर हाल में और बच के रहना है। पता नहीं कितना सच है कितना सही है, ये तो सतीश मिश्रा जानते होंगे, बहन जी जानती होंगी, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो यही है कि सतीश मिश्रा ने बहुत ज्यादा डरा करके रखा हुआ है। और चर्चा ये भी है कि सतीश मिश्रा बीच में भाजपा में जाने भी वाले थे। अभी चर्चाएं कितनी सही है ये वो तो अपनी जगह है और क्या बात है, लेकिन बसपा में टूटन है, इस टूटन को बहन जी को स्वीकार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी का वोट बैंक जो उसमें टूटन बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि उस वोट बैंक को भी लग रहा है कि बहन जी अपने बल पे जो है वो कभी अब बन नहीं सकती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जब उनके वोटर को लगने लगा है तो ये कमी कहीं ना कहीं आ रही है। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि वो जब भाजपा मजबूत होती है, सरकार में होती है तो सपा मजबूत हो जाती है, और सपा सरकार में होती है तो बस भाजपा मजबूत हो जाती है। लेकिन इतिहास तो ये बताता है कि 3-3 बार बहन जी ने मिलकर के सरकार बनाई है भाजपा के साथ, और भाजपा तभी मजबूत हुई है जब बहन जी के साथ मिलकर सरकार बनाती है। तो ये समीकरण क्या है। और देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद पूरे हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं थी गैर भाजपा दलों में जो जाकर के नरेंद्र मोदी का प्रचार करे। बहन जी बाकायदा कहीं मंच नरेंद्र मोदी के साथ साझा किया गुजरात में, वहां चुनाव प्रचार किया, अटल जी साथ में मंच पर मौजूद थे। तो ये चीजें, और उसके बाद एक उनका पुराना एक जो है वो वायरल हो रहा है
कि वो हम तो जो है वो अपना जो मुसलमान जो कट्टरपंथियों को वोट देता है, इसलिए हमने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करा दिया। तो मुझे लगता है कि बहन जी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपनी बातें जो हैं उन पे ज्यादा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम समाप्त करने का वक्त आ गया है, हो चुका है ऑलरेडी 8:05 मैं देख रहा हूं। ऑलरेडी घड़ी की जो सुई है वो 5 मिनट आगे जा चुकी है। और लेकिन चूंकि कार्यक्रम में पहला जो पड़ाव था वो था आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ 20 लाख सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट करना, आप लोगों की जो दुआएं हैं वो लेना और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम को भी करना। चलते चलते इस कार्यक्रम को अब समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप चारों से एक सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर के। हमने अभी बात की कांग्रेस के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर ही लेते हैं, समाजवादी पार्टी के बारे में बात कर ही रहे थे। आज का पूरा कार्यक्रम समाजवादी इत्र के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। जहां गौमूत्र से लेकर के गोबर की बात होती है, वहां अगर सुगंध की बात हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये बात, और साथ साथ हम जब बीजेपी की बात न करें तो फिर बात कैसे पूरी होगी। लेकिन क्या पुष्परंजन जी, सबसे पहले आपके पास ही, आपको क्या लगता है इन चारों दलों में अगर बात की जाए तो आज की तारीख में कौन सबसे ऊपर है? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा? बस एक दल का नाम बताइए फटाफट। नहीं, राजनीति के हिसाब से आप देखेंगे तो उसकी जमीन बहुत मजबूत हो रही है धीरे धीरे सपा की। ठीक है, अजय जी। मतलब आज की स्थिति में भी अभी मतलब ये नहीं कह सकता कि अभी बीजेपी ही आगे है, सपा लेकिन उसको जो है कितनी जल्दी जो है उसको गेन कर लेगी और उससे आगे निकल जाएगी, इसमें मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला जी। और अमलेंदु जी? देखिए, मैं अजय जी से बिल्कुल सहमत हूं कि आज की स्थिति में तो भाजपा आगे है, लेकिन ये कल रहेगी नहीं रहेगी ये भी नहीं कहा सकता, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भाजपा पीछे होती चली जाएगी। और जयशंकर जी? नहीं राजीव जी, मुझे थोड़ा सा इसमें अलग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में तो समाजवादी पार्टी बहुत आगे है, लेकिन कहीं ये जो उसका आगे रहने का ये है वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस में न बदल जाए, क्योंकि हमने यही बात देखी थी, बिहार में देखी थी कि तेजस्वी यादव के प्रति जो जनाकर्षण था, जो भीड़ आ रही थी, उमड़ रही थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाने के बाद उनके हाथ से सत्ता खिसक गई थी। तो अभी की हालत में समाजवादी पार्टी का जो ताना बाना, जो जिस ढंग का उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना है और जिस ढंग के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उसके हिसाब से तो अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी आज बहुत आगे निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वही है, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो समर्पित स्वयंसेवक और प्रचारक हैं, संगठन है, संसाधन है, सरकार है और मीडिया है, ये सारे मिल करके हैं। लेकिन एक चीज और याद रखने की बात है कि ये सारे लोग राजस्थान में भी थे, मध्य प्रदेश में भी थे, दिल्ली में भी थे, बिहार में भी थे, पश्चिम बंगाल में भी थे। बिल्कुल। तो ये सारे धराशायी भी हो गए थे। और एक बात चलते चलते मैं कर रहा हूं कि मायावती जी का जो है उनका सामाजिक जनाधार जो है छिन्न भिन्न हो रहा है। अब उन्होंने बीच में कोशिश की थी कि ब्राह्मण लोगों को ओपन तौर पे कि ब्राह्मण लोगों को जोड़ने के लिए एक नई शुरुआत करी थी उन्होंने, कि जिस तरह से पिछली बार उनको आकर्षित होकर के ब्राह्मण और दलितों का जो एक समन्वय बना था उसमें मुस्लिम भी आ गए थे, तो उसको फिर से कल्टीवेट करने की कोशिश उन्होंने की। और उसके नाम पे जब बात हुई तो फिर बौद्धिक सम्मेलन वगैरह किया। मैं आपसे बता रहा हूं कि उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो दलित की बेटी कम दौलत की बेटी ज्यादा हो गई हैं। मैं अभी पिछले सप्ताह मैं कहूँ कि चित्रकूट में था। मैं चित्रकूट में उसके पास में, मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा, एक ब्राह्मण नेता या कार्यकर्ता जो भी थे उनके यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था हम ही ने उसको ऑर्गेनाइज कराया था और उसमें उनको मुकुट भेज किया था बहन जी को, सतीश जी के साथ में, उसमें सोने का पानी जड़ा हुआ था और सारा कुछ ये किया। लेकिन जब हमने टिकट मांगा तो उन्होंने मुझसे 1.5 करोड़ रुपए की मांग की। तो अब इस तरह से अगर ब्राह्मण भाईचारा बनाएंगे तो फिर वो भी लगभग धूल धूसरित हो जाएगा ना, क्योंकि आज की तारीख में अब वो हालत नहीं लगी कि कांसीराम जी या मायावती जी का चलता सिक्का कि साहब कूपन बांट दिया, उसको लेकर के बेच लीजिए और विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए। तो आज तो आपका सिक्का बिकने वाला है नहीं। उस पर भी अगर आप 1.5 करोड़, बल्कि हमने कहा अच्छा क्या 1.5 करोड़, तो हमारे बगल में एक और सज्जन ने कहा नहीं साहब 2.5 करोड़ तक का रेट चला गया है। तो इस तरह की राजनीति अगर उत्तर प्रदेश में चल रही है और बहन जी अगर वो करना चाहती हैं, उसके जरिए सोचती होंगी कि दलितों और ब्राह्मणों का जनाधार एक साथ जुट होगा और फिर मुसलमान उसमें आगे जुड़ जाएगा, मुझे लगता है ये मामला चल नहीं पा रहा है।
तो इसलिए आज की तारीख में जो है हमको अभी भी यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन ये आगे चूंकि बहुत जो तेज दौड़ता है बीच में गिरने का भी उसी को खतरा रहता है। और अगर उसका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और कहीं लगा कि बस अब तो हम सरकार बनने ही वाले हैं और फिर उनके सजातीय लोग घूम घूम करके अपना लठबाजना शुरू कर देंगे जैसा बिहार में हो गया था, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि भाजपा आज कमजोर जरूर दिख रही है, उसके वादे धूसरित हुए हैं, उनके राजनीतिक समीकरण और सामाजिक ताना बाना छितर बितर हो रहा है, लेकिन एक चीज मानना ही पड़ेगा ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ताकत है और एक भक्तों और अंधभक्तों की जमात भी तैयार कर ली है उन लोगों ने, जिनके लिए 150 रुपए भी पेट्रोल सस्ता ही लगेगा या डीजल जो है वो 120 रुपए रहेगा तब भी सस्ता ही नजर आएगा। हालांकि वही लोग कह रहे थे कि साहब डीजल अगर पेट्रोल महंगा नहीं होगा तो सरकार की योजनाएं कैसे चलेंगी। अब उन लोगों को बेचारों को समझ में नहीं आ रहा कि अब तो मोदी जी ने 5 रुपए कम कर दिया और बाबा ने भी कुछ कम कर दिया, तो अब उन योजनाओं का क्या होगा जिसके लिए हम भक्त लोग सफाई देते थे बार बार, तो अब वो कहें क्या। तो ये सारी बातें हैं। अब इनको देखते हुए अभी देखिए गंगा जमुना सरजू, मैं बार बार कहता हूँ घाघरा गोमती में पानी अभी और बहेगा, उसमें क्या होता है जो फरवरी मार्च में मेरे ख्याल से चुनाव होने वाला होगा, तो मार्च में क्या जनादेश आता है ये देखने वाली बात होगी। तब तक हम लोग मिलते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो गंगा जमुना सरयू घाघरा गोमती सब में खूब पानी बहना है और पानी के साथ साथ ये जो चुनावी गतिविधियों के दौरान जो वाद विवाद प्रतिवाद और साथ साथ अपने वादे जितनी तमाम चीजें होंगी ये खूब होंगी और साथ साथ इन तमाम चीजों को हम आप तक, इन बातों को आप तक रोज पहुंचाएंगे। ऐसे ही न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में और 4 राज्य और भी हैं जहां चुनाव होना है, जिसमें उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है। महत्वपूर्ण दोनों राज्य हैं, पंजाब और उत्तराखंड, और साथ में गोवा और मणिपुर भी है। तो क्या इन 5 राज्यों में आने वाले समय में क्या कुछ होना है, राजनीति किस करवट जाने वाली है, ये सारी चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज हमारे साथ आज एक सेलिब्रेशन वाला दिन है और हमारे खासकर जो 4 साथी स्टूडियो में मौजूद रहे, आप चारों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जयशंकर जी आपको बहुत धन्यवाद, अमलेंदु जी आपको धन्यवाद, पुष्परंजन जी आपको बहुत धन्यवाद, अजय जी आपको बहुत धन्यवाद कि आप चारों, अब आप लोग आराम से बैठिए, केक आप लोगों का इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं तब तक अपने साथियों के कुछ कमेंट्स हैं, इन लोगों से भी थोड़ी इनकी बातें जरूर आप लोग बैठ सकते हैं उधर और बातें करो। और थोड़ा जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, रिया ठाकुर हैं, जय श्री राम लिख रही हैं, फिर सत्य प्रकाश यादव है हमारे साथ में, SP 22 में लिख रहे हैं, फिर हरिओम लिख रहे हैं कि राजीव जी मुबारक के साथ गुड नाइट। आपको भी हरिओम जी गुड नाइट। अदनान खान हैं जो वेरी गुड, आपकी पत्रकारिता निष्पक्ष करते हैं, वेरी गुड लिख रहे हैं अदनान खान जी, आपको बहुत धन्यवाद। और फहीम हैदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गंगा में लाशें सड़ने लगी। फिर समीम अंसारी सऊदी अरबिया से लिख रहे हैं, फिर सदरे आलम भी हैं फिर हमारे साथ, फिर सुरजीत सिंह कांग्रेचुलेशंस फॉर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। हरिओम भी राजीव जी मुबारक हो लिख रहे हैं। सत्य प्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं। अमलकांत रिया अमलकांत कुमार हैं, साइलेंट वोटर्स आज BSP के साथ है लिख रहे हैं। फिर कामिल शेख भी हैं, फिर नसीम मलिक बधाई लिख रहे हैं, बहुत आपको भी धन्यवाद। राम नारायण मेघवाल जी लिख रहे हैं कि 1 मिनट, राम नारायण मेघवाल जी ने कुछ सवाल किया है, लिख रहे हैं कि राजीव जी आज करता ब्यूटी पार्लर गए थे क्या? उसके बाद फिर नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर तो नहीं किया। फिर इस्तियाक आलम हैं जो लिख रहे हैं राजीव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आपको। लकीना खातून 2 मिलियन पूरा हो गया लिख रही हैं, बहुत लकीना जी आपको बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। अमलकांत कुमार हैं, साइलेंट वोटर्स आज BSP के साथ लिख रहे हैं। S यादव लिख रहे हैं कि सूट बूट की सरकार केवल अमीरों के लिए है, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर पैदल अपनी सुविधानुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे और सरकार विदेशों से अमीरों को हवाई जहाज से ला रही थी। लॉकडाउन की बात, कोरोना की बात कोई नहीं भूल सकता, ये तो आप याद रखिए। और अगर चुनाव के समय ये बातें याद आ गई, वो भी उस दिन जिस दिन वोट डाले जाएंगे, तो ये तय मानिए कि जो वर्तमान सरकार है वो चली जाएगी, क्योंकि ये तकलीफ जिन्होंने भी झेली है। और अगर आपने पर्सनली, भगवान न करे, अल्लाह न करे, ईश्वर न करे, गॉड न करे कि आप झेलें,
लेकिन अगर आपके परिजनों ने, आपके दोस्तों ने, साथियों ने, किसी ने भी झेली ये तकलीफ कोरोना काल की, तो वो दोबारा जीवन में नहीं चाहेगा कि ये तकलीफ आए। तो इसलिए ये जरूरी है कि उस बात को, उस समय को याद कीजिए और अपने आप को तैयार भी रखिए किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए। और अमलकांत के साथ रॉकी नवाब भी हमारे साथ में है, एस यादव भी जुड़े हुए हमारे साथ में, जहान आलम बरदुनिया हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं, कमिल शेख भी जुड़े हुए हैं, ललित यादव, विनोद रावत लिख रहे हैं, सर आप सभी को बधाई, बहुत धन्यवाद आपको भी। शबान गाजी हैं, लिख रहे हैं सच्चाई दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं गाजी साहब। और कफिल भी हमारे साथ में हैं, ललित यादव लव यू डीवी लाइव लिख रहे हैं, फिर दिल से लिख रहे हैं लव यू दिल से, आपको भी बहुत धन्यवाद। और फिर मोहम्मद ताहिर लिख रहे हैं कि आप सभी को एक जगह देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद आपको भी। और खुशी होती है आप लोग लिखते हैं। फिर जावेद इकबाल लिख रहे हैं मैंने भी कोरोना को झेला लेकिन आपकी दुआ से दोबारा जिंदगी मिली। बिल्कुल हमारे साथ आपकी दुआएं, आपके साथ हमारी दुआएं, हम सब की दुआएं हम सबके साथ हैं और यही एक दूसरे का साथ जो है तमाम मुश्किलों से हमको बाहर निकालती हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी और लाइफ विथ उदय जो हैंडल है, उदय सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि राजीव जी 20 लाख का परिवार, 20 लाख का बड़ा परिवार होने की बहुत बहुत बधाई। आपको भी आप सलाह देते रहते हैं उदय जी, बीच बीच में आपकी बातें, आपकी प्रतिक्रियाएं, आप हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं और इस परिवार के आप हिस्सा हैं। तो उदय जी आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं, बधाई दे रहे हैं। यासीन अंसारी हैं जो लिख रहे हैं कि द एंटायर डीवी लाइव टीम हैव बीन डूइंग वंडरफुल जॉब, बहुत धन्यवाद आपको। रिया ठाकुर हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं रुपए कितने मिले, ये तो भाई आप ही बताएं कि कितने रुपए मिले हैं। अमलकांत कुमार भी हैं और इकबाल खान लिख रहे हैं डीवी लाइव उम्मीद की किरण है, बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। जावेद लिख रहे हैं, जावेद इकबाल गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर लिख रहे हैं। इकबाल खान लिख रहे हैं आप लोग त्रिपुरा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कल एक स्पेशल पैकेज आप लोग देखेंगे त्रिपुरा को लेकर के और इसलिए त्रिपुरा की बात जरूर होगी। और इकबाल खान जी बिल्कुल हम कर भी रहे हैं लेकिन कल पूरा पैकेज आप देखिए। हमारी साथी, हमारे सहयोगी, अगर शुरुआत में आपने कार्यक्रम देखा होगा तो अनु सिंह का प्रोग्राम त्रिपुरा पे है, कल जरूर देखिएगा। मिराज अंसारी भी हैं, वो भी त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। अमलकांत कुमार हैं, साइलेंट वोटर्स की बात कर रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि बीएसपी के साथ है। सत्य प्रकाश यादव हैं जो 1 नंबर चैनल लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। अशोक सक्सेना लिख रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोले तो नजाकत कहेंगे और हमको सच बोलने की बीमारी है तो हमको बदतमीज कहेंगे। झूठ काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, सच राफेल घोटाला, पैगासस जासूसी कांड, ये तमाम मुद्दे आप लोग पता है, आप लोग जानते हैं कि ये ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिसकी बात लगातार आती रहेगी। लेकिन क्या विपक्ष इतना मजबूत है कि इन मुद्दों को, इन बातों को एक मजबूत मुद्दा बना करके जनता तक, घर घर तक पहुंचा पाएगा? ये यहां पर सोचने वाली बात है। सुरजीत सिंह ग्रेट जॉब डीवी लाइव लिख रहे हैं। फिर सत्य प्रकाश भी 1 नंबर चैनल लिख रहे हैं। साद खान भी है, हिस्ट्री टुडे बहुत अच्छा लगता है, आज का इतिहास की बात कर रहे हैं साद खान। फिर फार्मेसी हब भी हमारे साथ हेलो सब लिख रहे हैं। फिर समीम अंसारी लिख रहे हैं कि डीवी लाइव का गुलदस्ता देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद आपको। और विरासत बेग भी हैं, आदाब लिख रहे हैं। और फिर राव साहब भी हैं जो मोदी योगी गए अब लिख रहे हैं। सुभाष तिवारी, राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, बहुत धन्यवाद आपको। बनवारी मीना लिख रहे हैं देशबंधु परिवार को तहे दिल से मुबारकबाद। और अंधभक्त और कफन चोरों, विशेषकर जय किसान, इनको बात कर रहे हैं, जय किसान जय जवान की बात कर रहे हैं। कमल पटेल नंबर 1 लिख रहे हैं। सदर आलम भी हैं, कह रहे हैं मुबारक हो, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, बहुत धन्यवाद आपको। और कुमार लिख रहे हैं कि वह तो सब मीडिया कर, तुम लोग क्या कर रहे हो, बढ़ा कर बताते हो, जनता के भाव खाते हो चैनल पर दिखाकर। कुमार लिख रहे हैं ये। कामिल शेख, विनोद रावत गुड नाइट लिख रहे हैं। विनी कपूर राधे राधे बोल रही हैं। वीरेंद्र सिंह गुंबर, आएगा जिंदगी में मोड़ ऐसा भी आखिरकार लिख रहे हैं, शायराना अंदाज है। एक डीजे लाइकर जो है, बधाई हो।
लिख रहे हैं। और वैजुद्दीन खान लिख रहे हैं कि डीबी लाइव परिवार की संख्या 20 लाख होने पर डीबी लाइव की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि ये नोएडा का ऑफिस है या INS का ऑफिस है। असलम भाई, ये नोएडा का ऑफिस है। नोएडा के ऑफिस से हम इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं आप लोगों के बीच। और सत्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। फिर जितेंद्र कुमार गुड नाइट लिख रहे हैं। रविंद्र कुमार लिख रहे हैं, नोट पर मोदी जी अपना फोटो लगाना चाहते थे, उनकी मनोकामना कब पूरी होगी? अभी तो गांधी जी की फोटो लगाए रहने दीजिए। और अमलकांत कुमार, असलम भाई फिर से सवाल किया है, लेकिन फिर से आपको जवाब दे देता हूं कि ये जो ऑफिस है ये नोएडा का ऑफिस है। इब्राहिम अंसारी बहुत खूब सर लिख रहे हैं। अमलकांत भी हैं, कामिल हैं। कैलाश पटेल, आप सच्चाई दिखाते हैं लिख रहे हैं। सुरेश यादव लिख रहे हैं, आपके निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमें बहुत ही गर्व है। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक कुमार भी हैं, क्या बीजेपी किसान विरोधी है पूछ रहे हैं। ये तो किसानों से पूछिए। और 1 साल से ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन किसान विरोधी है, कौन किसान हितैषी है। ये बात तो बताने की जरूरत क्या है, आप सब जानते हैं। ललित यादव लिख रहे हैं, सर मैं चैनल सब्सक्राइब करता हूं। बहुत धन्यवाद ललित यादव जी, आप भी हमारे इस 20 लाख परिवारों का, 20 लाख की संख्या वाले इस परिवार का हिस्सा है। ललित यादव जी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं हमें। और आजम अंसारी, अब्दुल सलाम, फिर अमलकांत कुमार, जय छठी मैया। छठ का पर्व आप जानते हैं कल है, और आप लोग जो छठ पर्व मनाते हैं, आप सबको छठ पर्व की शुभकामनाएं। महापर्व है, उसकी शुभकामनाएं। बिहार से जो लोग खासकर देख रहे हैं, पूर्वांचल से जो लोग देख रहे हैं, और खासकर छठ का पर्व तो आप जानते हैं अब पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, तो आप सबको बहुत धन्यवाद। फिर फार्मेसी हब लिख रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका चैनल 20 लाख परिवार के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश भी हैं और मयंक भी। तो तमाम दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेता हूं। कल शाम 7 बजे आप लोगों के बीच फिर हाजिर होऊंगा। अब परिवार बड़ा है, जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं, और आप लोगों से बस गुजारिश यही है कि आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के जरिए रखिए। आप इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, आप इसमें अपनी कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो जरूर लिखिए, और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा बनाएं, ये आपसे यही ख्वाहिश है। लिख रहे हैं असलम चिश्ती की, हर चीज की सालगिरह पर जश्न मनाने वाली सरकार नोटबंदी के दिन कुछ नहीं कर रही, अखबारों में विज्ञापन भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या सरकार ने मान लिया कि गलत फैसला था? शायद ये सही सवाल कर रहे हैं आप, ये गलत फैसला था ऐसा सरकार भी मानती है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही है। मोहम्मद तनवीर लिख रहे हैं कि थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, और सत्यप्रकाश भी, तो अब्दुल शर्मा भी, इरफान खान भी, डीबी लाइव गुड न्यूज लिख रहे हैं, यासीन अंसारी गुड नाइट लिख रहे हैं, और गुड नाइट अब मैं भी आप लोगों को कहता हूं नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद 20 लाख के इस परिवार को, 20 लाख के इस क्लब में डीबी लाइव को खड़ा करने के लिए। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।